जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है शनि देव जो कि अस्त होने जा रहे हैं 28 फरवरी को, और ये तकरीबन 39 दिन अस्त रहेंगे। जब भी कोई ग्रह अस्त होते हैं तो वो अपना प्रभाव जो है वो उनका कम हो जाता है। उनकी जो क्षमता है रिजल्ट देने की वो बहुत कम हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत ही कंडीशन ऐसी हो जाती है कि काम जैसे बिल्कुल बन नहीं रहे हैं। और क्योंकि शनि देव जो है वो कर्म फलदाता है, तो कर्मों से रिलेटेड जो भी आप मतलब काम करते हैं, चाहे वो किसी भी घर में बैठे हो, जिस घर से रिलेटेड है जहाँ पर बैठे हैं, और जो कुंडली में आपके जिन घरों के स्वामी हैं उन सब को अफेक्ट करते हैं। तो ये पीरियड ऐसा होता है क्योंकि जैसे सूर्य के नज़दीक आते हैं 15 डिग्री जब के अंदर जब आ जाते हैं सूर्य से, तो शनि देव अस्त हो जाते हैं। तो ये जब तक पूरा सूर्य क्योंकि सूर्य तेज चलने वाले ग्रह हैं, शनि देव बहुत स्लो चलते हैं, तो तकरीबन इतना समय लग जाता है कि जब वो 30 डिग्री पूरा कवर करके आगे निकल जाए तो तब जाके वो उदय होते हैं शनिदेव। तो अब इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा आप पर, आपकी राशियों पर, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खासकर जिन्होंने नए ज्वाइन किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो बात करते हैं, अब शनि देव अस्त हो रहे हैं 28 फरवरी से। तो इसमें हम ये देखेंगे जब भी शनिदेव अस्त होते हैं तो किन राशियों को ज़्यादा प्रभाव करते हैं, क्योंकि बहुत बहुत सी ऐसी राशियां हैं जो शनिदेव जिनके लिए बहुत ही अच्छे का एक ग्रह माने जाते हैं, जिनके लिए योग कारक हैं, या जिन राशियों के स्वामी हैं तो उनके लिए शनिदेव बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें ये मिश्रित परिणाम देते हैं। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके ये प्योरली बेनिफिक, या कि ये कहें कि बहुत ही उनके लिए खराब ग्रह माने जाते हैं। तो अब जब अस्त हो रहे हैं शनिदेव, जब अपना प्रभाव कम करेंगे, तो ज़रूरी बात है कि जहाँ पर इन्होंने अच्छे परिणाम देने होते हैं उनके लिए ये एक खराब स्थिति होगी, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रहों के शुभ भावों के स्वामी हैं। और उनके लिए खासकर ये कौन कौन सी राशियां हैं, तो इनके लिए बात करेंगे। सबसे पहले वृषभ, क्योंकि वृषभ राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं, नवम और दशम भाव के स्वामी हो जाते हैं और कार्य क्षेत्र से, भाग्य स्थान से रिलेटेड है। इसी तरीके से तुला राशि है, तुला राशि के लिए ये चौथे और पांचवें घर के स्वामी बन जाते हैं। चौथा घर आपको सुख स्थान है, प्रॉपर्टी का स्थान है, माता का स्थान है। पंचम भाव जो है वो आपकी क्रिएटिविटी है, आपका विवेक है, आपके जो बच्चों का है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ डिसाइड होता है। तो यहाँ पर शुक्र जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन अस्त हो रहे हैं तो वो उन प्रभावों में, उनके रिजल्ट में कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद जो राशि आती है वो जो इनकी स्वाभाविक राशियां हैं दो, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दो राशियों के लिए, क्योंकि ये राशि स्वामी हैं और जब ये अस्त हो जाएंगे तो ज़रूरी बात है इनके कामों में विलंब होगा, परेशानियां बढ़ेंगी, स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इनके लिए जो है शनि का ये अस्त होना इन चार राशियों के लिए अच्छा नहीं है। अब देखेंगे कि किन के लिए अच्छा है। वो है जैसे कि सिंह राशि है, से कर्क राशि है। कर्क राशि के लिए
तो अभी तक अष्टम ढैया भी चल रही थी जनवरी 2023 से। सिंह राशि है तो सिंह राशि के लिए भी छठे और सातवें घर के स्वामी हो जाते हैं, और कर्क राशि के लिए सातवें और आठवें घर के स्वामी हैं, तो इनके लिए प्योरली मेलेफिक ग्रह हैं, यानी कि क्रूर ग्रह हैं, और इसलिए इन पर ज़्यादा जो है अब क्योंकि इनके प्रभाव कम होंगे तो इनको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। कर्क राशि की तो ढैया चल रही थी, तो ढैया वैसे भी 29 तारीख को समाप्त हो रही है, क्योंकि 29 तारीख को साथ ही ये राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं शनिदेव, और इस तरीके से इनको अभी से ही वो उनसे छुटकारा होगा, शनि की जो तकलीफ़ें चल रही थी, और नवम भाव में आएंगे तो उनके लिए ये अच्छा हो जाएगा चेंज। उसी तरीके से सिंह राशि वालों के लिए भी, क्योंकि छठे और सातवें घर के स्वामी हैं और ये सातवें घर में गोचर कर रहे थे, अब ये आठवें घर में चले जाएंगे। और साथ ही में एक तो क्योंकि छठे सातवें घर के स्वामी हैं, टोटल मेलेफिक हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो आप सिंह राशि वालों के लिए भी जो प्रभाव इनके कम होने से इनके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मतलब मेलेफिक अगर दूर हो जाते हैं तो ये भी एक अच्छी स्थिति बन जाती है। तो ये तो हो गई आपकी राशियां जो जिनको फ़ायदा होने जा रहा है। अब देखेंगे जिनको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। मिश्रित परिणामों में सबसे पहले देखा जाए तो मिथुन, कन्या, आपके धनु और मीन राशि, ये चार राशियां हैं, इनके लिए मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके लिए अगर देखा जाए जो आपका मिथुन राशि है, मिथुन राशि के लिए आठवें और नवम भाव के स्वामी हो जाते हैं। अब नवम भाव भाग्य स्थान है, मूल त्रिकोण राशि भी वहीं पड़ती है, तो मूल त्रिकोण के ज़्यादा परिणाम देते हैं। तो इसलिए इनके लिए भी जो है ये जो अस्त होना बेसिकली आठवें घर के स्वामी होते हुए वो जो ईविल जो परिणाम मिलने चाहिए थे, जो खराब मिलने थे आठवें घर के, वो नहीं मिलेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, भाग्य के भी परिणाम नहीं मिलेंगे, भाग्य भी कमज़ोर रहेगा, तो ये एक बुरी बात है, तो इसलिए इनके मिश्रित परिणाम रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए देखें तो पंचम और छठे घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पर स्थिति ये हो जाती है कि पंचम भाव तो बहुत अच्छा है, त्रिकोण स्थान है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि छठे घर में पड़ती है। छठा घर रोग रिपु ऋण का है, त्रिषडाय हाउस है, तो यहाँ पर अगर जैसे शनि देव कमज़ोर हो जाते हैं यहाँ, और क्योंकि छठे घर में ही बैठे हैं, तो आपके रोग रिपु ऋण, आपके मतलब दुश्मन मुखर हो जाएंगे, स्वास्थ्य में असर पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव कमज़ोर है यहाँ बैठकर, जिस वजह से आपको परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। लोन वगैरह है तो उसके लिए भी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। अब बात करेंगे धनु राशि की, तो धनु राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये दूसरे और तीसरे घर के स्वामी हैं। दूसरा घर न्यूट्रल गिना जाता है, तीसरा घर जो है वो एक वैसे भी त्रिषडाय हाउस है, तो यहाँ पर जो है आपके लिए एक किस्म से जो पराक्रम स्थान है, यहाँ पर कमी आएगी, तो आपका पराक्रम भी कमी होगी। धन के घर के स्वामी है तो धन में भी कमी दिखाई देगी। तो ओवरऑल आपके लिए परिणामों में कुछ मिश्रित से परिणाम मिलेंगे। अब मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए लाभ स्थान के मालिक हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। लाभ स्थान मतलब लाभ में भी कमी दिखाई देगी। द्वादश भाव खर्चे का स्थान है, व्यय का स्थान है, तो ये यहाँ पर भी खर्चे अगर आपके कंट्रोल हो जाते हैं, कमज़ोर है शनि, तो ये एक यहाँ पर भी मिश्रित से परिणाम रहेंगे। अब एक राशि रह गई मेष राशि। मेष राशि के लिए क्योंकि काल पुरुष कुंडली की राशि है, इसमें दशम और 11वें घर के स्वामी हैं। दशम भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य क्षेत्र है, और 11वां घर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाभ स्थान है, और यहाँ पर इनका बिल्कुल भी प्रभाव छोड़ना, इसका मतलब ये कि आपको कार्यस्थल पर भी बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस बढ़ाना पड़ेगा, और लाभ लेने के लिए भी आपको बहुत
मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, तब जाके आपको लाभ मिलेंगे। तो ये एक तकरीबन 39 डेज़ जो है ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकते हैं। वैसे भी आपकी राशि स्वामी के साथ मित्रता नहीं है, तो इसलिए परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं इस पीरियड में। तो ध्यान रखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि उपाय इनके करते रहें जिससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ा उपाय यही है कि हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, कम से कम 2 बार तो ज़रूर पढ़ें, एक बार सुबह सूर्योदय के बाद और एक बार सूर्यास्त के बाद। तो क्योंकि शनि देव जो है हनुमान भक्त को परेशान कम करते हैं, तो ये एक ज़रूर करें। इसके अलावा जो सबसे अच्छा उपाय है कि गरीबों की मदद करें। जो भी जो छोटे, मतलब आपसे आप समझते हैं कि स्टेटस में जो छोटे लोग हैं और धन से थोड़ा कमज़ोर है या गरीब हैं, उनका कभी भी मजाक नहीं उड़ाएं, उनकी मदद करें कि जो भी पॉसिबल हो सके वो करें उनके लिए। तो शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, न्यायपूर्ण हैं, वो न्याय के देवता हैं, आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। तो ये थे आपके लिए शनि के प्रमाण, जो प्रणाम, जो सॉरी जो उसके रिजल्ट हैं। तो व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप अपने जन्म के विवरण दे सकते हैं vedicpredict@gmail.com पर। और उपाय मैंने आपको बता ही दिए, ये लगातार करते रहें, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।